आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आईपीओ बाजार में मची हुई है धूम। एक के बाद एक आईपीओ की लिस्टिंग, एक के बाद एक आईपीओ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। ऐसे में जो है हमारे साथ दो दो विशेष मेहमान मौजूद हैं ताकि आपका सही मार्गदर्शन हो सके। मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं, क्री मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, सब कुछ मिलेगा आपको। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक। तो अभिषेक, आज जो है आईपीओ बाज़ार का एनालिसिस करेंगे। हर्ष अनुपस्थित है और अभिषेक हमारा जो है एनएफओ बाज़ार पर बड़ी क्लोज निगाह रखते हैं और आईपीओ बाज़ार पे भी रखते हैं। तो आज जो है आईपीओ बाज़ार की कमान संभाली है। बताइए कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आज की लिस्टिंग से शुरू करें। हाँ सर, बिल्कुल। आज दो आईपीओज़ की लिस्टिंग हुई है और सबसे पहले जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है फैबटेक बायोफार्मा कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। इसकी लिस्टिंग पहले से भी एक्सपेक्टेड थी कि क्योंकि जीएमपी मार्केट में इसको ज़्यादा रुझान नहीं मिल रहा था, ज़्यादा अच्छा जीएमपी नहीं मिल रहा था। और आज जो इसकी लिस्टिंग हुई है वो 192 रुपये की इसकी लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस जो था वो इसका 191 रुपये था, यानी कि मात्र 0.52%, आधा प्रतिशत ही इसको लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिखा है। तो फिर एक तरह से इस आईपीओ के लिए एक मतलब एक थोड़ी सी एक तरह से देखा जाए तो डिग्रेडिंग इसको मिला हुआ है। तो ये आईपीओ लोगों को नहीं रुझा पाया है। सुस्त लिस्टिंग हुई है फैबटेक टेक्नोलॉजी की। क्या करना चाहिए मैम? काफ़ी लोग जो है जानना चाह रहे हैं। पहले आस्था मैम आपकी टिप्पणी और उसके बाद ऋषि सर बताइएगा आप भी। पहले आस्था मैम बताइए क्या करना चाहिए अभी। बिल्कुल, यहाँ पे जो लिस्टिंग हुई है वो सुस्त हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक साथ ये इतने आईपीओ आए थे 12-15 विद इन दी फ्यू टाइम फ्रेम, वो भी एक मुख्य कारण रहता है कि जब हम देखते हैं कि लिस्टिंग्स होती हैं, जब एक साथ इतनी तादाद में आईपीओ आते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट करता है और लिस्टिंग्स पे भी इम्पैक्ट करता है। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये कैंडिडेट ठीक हो जाएगा, इसमें बने रहने की सलाह है लंबी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में इसमें बड़े इसमें वापस से लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसी अभी संभावना कम लगती है। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो इस काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। लंबी मतलब अच्छा ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज निकल जाएं, ये सलाह है। रजनी सर आपका कोई डिफरेंट व्यू है? सर, गुरु के सामने अगर आप मेरे को डिफरेंट व्यू की बात करेंगे वो हो नहीं पाएगा। डेफिनेटली जो आस्था मैम कह रही हैं उसी बात को मैं सपोर्ट करूंगा इसमें। बट एक चीज मैं जरूर बोल देता हूं कि जिस तरीके से अभी इसने मूवमेंट किया है, अगर कोई फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हो तो मैं समझता हूं कि अभी डोंट जंप द गन। 168 से 172 की एक रेंज है जहां पे अगर ये आता है तो वहां पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, वहां पे अपनी पोजीशन बनाइएगा। यहां पे एकदम से खरीदने के लिए भागिएगा मत। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है कूद जाइए यहाँ पर, ये ऐसा अभी रुक जाइए, है ना। बहुत लोग होते हैं कि प्राइमरी में नहीं मिला सेकेंडरी में कूद जाए। एक और लिस्टिंग हुई है यहाँ पर, चलते हैं जो है अभिषेक के पास। अभिषेक बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, दूसरी जो लिस्टिंग हुई है वो ग्लोटेस आईपीओ की हुई है, जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और इसमें भी एक तरह से सुस्त लिस्टिंग हुई है। इनफैक्ट मतलब निगेटिव में लिस्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं इशू प्राइस का था 129 रुपये का और लिस्टिंग जो हुई है वो -34.88% के निगेटिव प्रीमियम पे, यानी कि 84 रुपये से बेसी लिस्टिंग हुई है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ तो फिर कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है। 33% का ही मतलब, यानी कि निगेटिव जो 34% था ये बढ़कर हल्का सा 33% हो गया। तो फिर लेकिन यहाँ पर एक तरह से इसकी भी निगेटिव लिस्टिंग ही हुई है। अरे निगेटिव कह करके मतलब जो है क्या ही बोला जाए इसको, निगेटिव कहें। जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे उनकी तो फिर अब धड़कनें बढ़ी होंगी। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अब एवरेज कर लें, ये कर लें, कि सवाल होंगे। आज मैम ट्रेंड में भी शामिल है, क्या करें अब? जिन्होंने पैसे लगाए वो तो फंस गए। रिटेलर्स वेट करें या निकल जाएं? देखिए, ये वाला जो आईपीओ था इसमें हम लोगों ने तो कोई इसको कवर ही मतलब इस पे राय नहीं दी थी आपके चैनल पे, या मैंने कहीं पे भी मीडिया में इस पे कोई राय नहीं दी थी। तो सबसे पहले तो इसकी लिस्टिंग बहुत खराब हुई है और मेरे हिसाब से इसमें अभी थोड़ा सा वेट कर लें और इसमें नई बाइंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए इसका सिर्फ एक ही एज था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता था, तो वो एक इन्होंने एज बना के इसमें एक पॉजिटिविटी दिखाई थी, लेकिन मार्केट ने उसको भी नकारा है। मेरे हिसाब से इसमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, नई खरीद तो करनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने इसमें लगा लिया है वो एक स्टॉप लॉस लगा के एक बार अपनी पोजिशन में बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यहाँ से नहीं लगाए। मेरे हिसाब से एक बार इसमें 70 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, बस अगर वो लेवल क्रॉस होता है फिर इसमें से एग्जिट कर जाइए। बाकी हमारी इस पे कोई भी राय नहीं थी। रजनी सर आपकी कोई राय है?
सर इसमें तो देखिए प्रैक्टिकली वी हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिन लोगों ने भी इसमें पोजीशन बनाई थी, लिस्टिंग में आया था, आपको जहां भी एक बार एग्जिट रूट मिले, क्योंकि ये तो क्रैश लिस्टिंग है प्रैक्टिकली, थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ कहीं भी दिखे ना, वहां पे एग्जिट करके अपना लॉस बुक करके बेटर ऑल्टरनेटिव में चले जाइएगा। जिस तरीके से कंपनी पोजिशनड है, मैं नहीं समझता इन नियर टर्म आपको कोई बहुत मैजिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा। और फ्रेश एंट्री के लिए भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप बिल्कुल कुछ भी ना खोजें, फॉर द टाइम बीइंग दूर रहें, तो पैसा सेफ रहेगा आपका। ठीक है। चलिए अब जो है आ जाएं आज की जो आईपीओस खुले हुए हैं, जो कल से आईपीओ खुला हुआ है, या अभी कुछ और है? बिल्कुल सर, तीन आईपीओ इनफैक्ट खुले हुए हैं और एक जो आईपीओ खुला हुआ है वो है टाटा कैपिटल। एक बड़ी एनबीएफसी कंपनीज में एक तरह से ये शामिल है। दूसरा दिन है आज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का, लेकिन एक तरह से उसमें ज़्यादा उत्साह लोगों का दिखता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, आपके यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स लेके आते हैं। पहले आपको थोड़े से इसके इनिशियल्स बता दें कि आईपीओ जो ये कल 6 अक्टूबर को खुला था। आईपीओ आपका बुधवार को 8 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा, यानी कि आप इसके बीच में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका आपको 9 अक्टूबर को मिल जाएगा और लिस्टिंग जो इसकी रहेगी वो आपकी 13 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखा जाए तो इसकी इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 310 रुपये से लेकर 326 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज रहेगा 46 शेयर्स का। टोटल साइज जो है वो 47.58 करोड़ शेयर्स का है, यानी कि 15,512 करोड़ रुपए का शेयर है और टोटली ये फ्रेश इशू है। ओएफएस का इसमें थोड़ा सा हिस्सा है, 26.58 करोड़ का इसका ओएफएस का हिस्सा है, यानी कि 8,666 करोड़ रुपए ओएफएस के माध्यम से यहाँ पर बाजार में लाया जाएगा। उसके बाद इसके फाइनेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे 2023 मार्च में 13,637 करोड़ रुपए का इसका टोटल इनकम था, जो कि बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से ऊपर गया। उसके बाद आप मार्च 2025 में देख सकते हैं कि 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका टोटल इनकम हुआ था। पैट की अगर बात करें तो 2,946 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। उसके बाद ये बढ़कर 3,326 करोड़ रुपए हुआ। यहाँ से भी इसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई, 3,655 करोड़ रुपए का इसका पैट देखा गया। एबिटा की अगर बात करें तो 10,763 करोड़ रुपए का इसका एबिटा था, जो कि बढ़कर 14,247 करोड़ रुपए हुआ और फिर इसके बाद 20,338 करोड़ रुपए का इसका एबिटा यहाँ पर देखा गया। बोरोइंग से भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, 1.13 लाख करोड़, उसके बाद 1.48 लाख करोड़, उसके बाद 2.08 लाख करोड़ रुपए का इसकी बोरोइंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई देखी है साल दर साल। अब बढ़ते हैं आखिरी अगले ग्राफिक्स में। तो अभी का जो डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है 12:30 बजे तक के आसपास का यहाँ पर हम लोग के पास सब्सक्रिप्शन का डेटा है। QIBs यहाँ पर आधा गुना ही एक तरह से आधा ही गुना सब्सक्राइब 0.55 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। उसके बाद NIS की अगर बात करें तो 0.48 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की अगर बात करेंगे तो 0.54 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। टोटल अगर देखा जाए तो 0.53 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि अभी इसमें दूसरा दिन है लेकिन उत्साह ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और GMP में भी कुछ खास यहाँ पर इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर देखा गया था तो फिर 4% के आसपास था। आज ये और गिरता हुआ दिखा है, 3.83% का इसमें GMP इसको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि सिर्फ 12.5 रुपए का ही प्रीमियम यहाँ पर एडिशनल देखने को मिल सकता है इशू प्राइस के ऊपर। तो ये है इसकी पूरी जानकारी टोटल। दूसरा दिन है पर वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। आस्था मैम, क्या कारण मान रही हैं? इतना बड़ा ग्रुप, मतलब इतना बड़ा ब्रांड नेम टाटा का, लेकिन सुस्ती है। खास तौर से अगर हम देखें रिटेलर्स में भी आज दूसरे दिन अभी तक आधा ही सब्सक्राइब हुआ है, 0.59% के आसपास। टोटल 0.58% हो गया। ये अभी तुरंत के अपडेट में आपको बता रहा हूँ। ये नंबर्स आप 12:30 बजे तक का देख रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आस्था मैम? पहले आप टाटा कैपिटल को लेकर के क्यों इतना सुस्त माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, वो एक तो जिस तरह की लिस्टिंग्स अभी हो रही हैं मार्केट में, थोड़ा सा माहौल उससे भी अफेक्ट होता है। पहली चीज तो वो है। दूसरी तरफ आईपीओ का साइज काफी काफी बड़ा है। जब इतने बड़े साइज के आईपीओ आते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने का एपेटाइट भी मार्केट्स में होना चाहिए। तीसरी तरफ देखें तो ब्रांड नेम तो टाटा का है, लेकिन जो प्राइसिंग पे ये ला रहे हैं वो प्राइसिंग इन्होंने बहुत अट्रैक्टिव नहीं रखी है। 3.7 टाइम प्राइस टू बुक मल्टीपल अगर मैं देखूं आफ्टर पोस्ट इश्यू जो आ रही है तो वो ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस्ड कर देती है इस आईपीओ को।
प्राइसिंग के फ्रंट पे भी बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो माहौल भी ठीक नहीं है, और तीसरी तरफ आईपीओ का साइज काफी बड़ा है। और यहाँ पे जो रिटर्न रेशियोज भी हम देखते हैं, वो रिटर्न रेशियोज भी इनके पेयर्स के मुकाबले इतने अट्रैक्टिव नहीं है। तो देखा जाए तो देखिए, सब तरफ जब हम एनबीएफसी एज अ मॉडल देखते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा एज किसी का भी नहीं होता, क्योंकि ये सब एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो बहुत बड़ा एज होने के लिए इधर आप कहाँ पे एज ला सकते हैं, प्राइसिंग पे ला सकते हैं, वो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए माहौल इतना अच्छा नहीं है। और हमारी राय तो ये है कि लंबी अवधि के लिए लगाना हो, जिसमें कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, लिस्टिंग ऊपर नीचे भी हो, तो ही इसमें लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। अगर लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं, कमाने के लिए सिर्फ कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पैसे अच्छे बन जाएंगे, उनके लिए ना है। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की संभावना ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं दिखा रहा है, और आस्था जी की भी यही राय है। अब रचित सर से पूछते हैं। रचित सर, आपका व्यू कुछ डिफरेंट है क्या? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, इसमें एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि डेफिनेटली जो प्राइसिंग है वो बहुत हद तक जो बिजनेस है वो फैक्टर इन करके रखा हुआ है। कुछ एक पार्टिसिपेशन टेपेट आपको इसलिए भी दिख सकता है कि सर अनलिस्टेड स्पेस में ना ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो गई थी और बहुत हायर प्राइसिंग पे वो ट्रेडिंग हो गई थी। अब देखने वाली बात क्या है, करना क्या चाहिए। पर रिटेलर्स तो नहीं करता ना सर इसमें, मतलब वो तो मतलब ठीक है मतलब बाकी सेगमेंट में रिटेलर कहाँ, मतलब या वहां पर भी आपको लगता है कि ये जो सर आजकल आने लग गए, मतलब अच्छा, थोड़े से रिटेलर्स का ना पार्टिसिपेशन रह जाता है। और अब देखें जिस तरीके से सारी सिचुएशन लग रही है, मैं एक चीज बोलूंगा कि डेफिनेटली बहुत कोई आपको एक्सुबरेंट लिस्टिंग गेन्स होते हुए दिखेंगे ऐसा तो नहीं होगा, बट ये अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है। टाटा एज अ ग्रुप अगर आप देखें, पेडिग्री देखें, अच्छी लगती है। जिस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल है, एसएमई में फंडिंग इनका जो है अराउंड, मतलब टोटल फंडिंग जो है इनकी 88% है, एसएमई में इनका अच्छा पार्टिसिपेशन है, और इनका जो पूरा का एसेट क्वालिटी है वो भी रिलेटिवली थोड़ा सा ठीक है इन कंपैरिजन विद द अदर पॉसिबल एनबीएफसीज व्हिच वी हैव इन द मार्केट। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में भी ये आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं आने वाले समय में जियो के साथ साथ जो कंपटीशन बढ़ता है वो मार्केट का साइज इंक्रीज करता है। तो मीडियम टर्म के लिए भी आप लगा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रेडिंग के तौर पे अगर इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हो, अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाह रहे हो, तो चूंकि मत एक दो लॉट लगा के देखिए। क्योंकि क्या होता है सर, एट टाइम्स व्हेन द मार्केट मूड इज गुड ना, तो लिस्टिंग में आपको कुछ कुछ गेन्स मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस टाइप तो आपको लिस्टिंग नहीं मिलेगी इसमें, बट हाँ अगर मूड माहौल सही रहा तो 5 से 10% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। एक दो लॉट आप लिस्टिंग गेन्स के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, एक दो लॉट लगाए जा सकते हैं। बड़े लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, थोड़ा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। यहाँ पर आस्था मैम का मानना ये है कि ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, तो अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल रहे। दोनों एक्सपर्ट्स की राय आपको मिल गई है। अब चलते हैं आज जो आईपीओ खुला है, बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करता हुआ, और कई तरह की खबरें यहाँ पर रही। हुंडई का हश्र हमने देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुंडई के आईपीओ से काफ़ी कुछ सीखा है इस दक्षिण कोरिया की कंपनी ने। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी, बताइए अभिषेक। बिल्कुल सर, टाटा कैपिटल को तो उत्साह होता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को भयंकर एक तरह से यहाँ पर उत्साह दिखते हुए दिखा है। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, घर घर में इसके प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर एक तरह से उसको एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। अगर उसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, ओपन ये आपका आज से यानी कि खुल गया है 7 अक्टूबर से, क्लोज ये आपका 9 अक्टूबर को होगा। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 10 अक्टूबर के इसको आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख की बात करें तो फिर 14 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग डेट है, यहाँ पर आपकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी एनएसई और बीएसई पर। इशू प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 1080 रुपये से लेकर 1114 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 13 शेयर्स का रहेगा। टोटल साइज की अगर बात करें इस आईपीओ की तो फिर ये रहेगा 11,607 करोड़ रुपए का। ओएफएस का इसमें फुली ये ओएफएस का पूरा इशू रहेगा, यानी कि फ्रेश इशू इसमें कोई भी नहीं रहेंगे। 11,607 करोड़ रुपए का पूरा ऑफिस रहेगा, और इसमें प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग इसमें एक तरह से बेचेंगे, जो कि अभी प्री इशू की अगर बात करें तो 85% के आसपास है। इसके बाद अगर इसकी और जानकारी हम लोग दें तो फिर आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी कमाल के हैं। अगर आप देखेंगे टोटल इनकम तो 20,109 करोड़ रुपए इसका 2023 में था, जो कि बढ़कर 21,557 करोड़ रुपए हुआ। उसके बाद 24,631 करोड़ रुपए की इसकी टोटल इनकम हुई 2025 में। पैट की अगर बात करेंगे तो 1,345 करोड़ रुपए का इसका पैट 2023 में था, रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद 1,511 करोड़ रुपए का इसका
बढ़ोतरी हुई यहाँ पर। उसके बाद शानदार बढ़ोतरी हुई यहाँ पर पैट में, जो कि आप देख सकते हैं कि 2203 करोड़ रुपए की इसकी पैट यहाँ पर दर्ज की गई है। एबिटा की अगर बात करेंगे तो फिर 1895 करोड़ रुपए का इसका एबिटा रहा था। 2224 करोड़ रुपए 2024 में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2025 में 3110 करोड़ रुपए का इसका एबिटा रिकॉर्ड किया गया। अगली ओर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, यानी कि आज ही खुला है और 12:30 बजे तक ही इसके फिलहाल अभी डेटा है, तो फिर अभी बहुत ज़्यादा अभी इसमें शुरुआत का रुझान इसमें नहीं दिखा है, लेकिन अभी धीमे धीमे इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। QIBs 0.04 टाइम्स अभी सब्सक्राइब हुआ है। NIS का कोटा अगर देख सकते हैं तो 0.82 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल की अगर पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो 0.44 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल 0.40 टाइम्स ये अभी टोटल सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आधा गुना से भी अभी कम सब्सक्राइब हुआ है ये। अब GMP की अगर बात करें तो फिर GMP इसका काफ़ी एक्साइटिंग है। 28% का इसका GMP इसको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो आपका इशू प्राइस है उसके ऊपर 323 रुपये का आपका प्रीमियम यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है, यानी कि करीब 1463 रुपये की इसकी लिस्टिंग जो है वो हो सकती है LG इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें हम लोग तो ये है कुल मिला के LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO की पूरी जानकारी। ओवर टू यू। चलिए, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है LG के जो IPO में काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस जो है ग्रे मार्केट के अंदर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज से खुला है IPO और परसों तक खुला रहेगा। चलिए, अब जरा पहले तो आस्था मैम से जाना चाहते हैं। आस्था मैम, मुझे तो लगा था कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हाथ जले हैं जिन लोगों के हुंडई में, वो LG को ठंडा रिस्पांस रहेगा, लेकिन काफ़ी शानदार रिस्पांस मिलता हुआ फर्स्ट डे के लिहाज से ग्रे मार्केट में भी धुआंधार जो है प्रीमियम मिलता हुआ। कैसे देख रही हैं आप? काफ़ी कुछ सीखा है इस साउथ कोरियन कंपनी ने हुंडई की लिस्टिंग से। देखिए, हुंडई की लिस्टिंग और इसको कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। मैं आपको सच्ची बात बोलती हूँ, पता नहीं लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं। दोनों अलग चीज की कंपनियां हैं, अलग फील्ड से हैं। दूसरी तरफ हुंडई एक पोर्टफोलियो स्टॉक था, मैंने उस टाइम पे भी बोला था, लेकिन मैंने साफ बोला था लिस्टिंग गेन का नहीं है, बट पोर्टफोलियो में रखने का स्टॉक है। क्योंकि बहुत बड़ा IPO साइज आया था, तब इतने बड़े साइज के IPO आते हैं अमूमन डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को डाइजेस्ट करना, क्योंकि मैंने वो उस टाइम पे भी बोला था कि डिमांड सप्लाई को आप कैसे मैच करेंगे। आप इतना ज्यादा जब सप्लाई ऑफ शेयर्स आती है, बड़े बड़े साइज के इशू आते हैं, तो उसके अगेंस्ट में डिमांड भी होनी चाहिए। तो हुंडई और ये सेम कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात ये थी कि हुंडई थोड़ा सा प्राइसिंग फ्रंट पे एक्सपेंसिव था, जबकि LG ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइसिंग की है। अच्छी से मतलब रीजनेबल प्राइसिंग की है, और इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से LG एक अच्छा काउंटर है। बिल्कुल इसमें आप सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। LG इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश करने की सलाह है। रजत जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के? सर देखिए, जैसा कि मैम ने कहा, बिल्कुल उसी तरीके से उसी तर्ज पे मैं भी जाना चाहूंगा। हर कोरियन हुंडई नहीं होता है, और LG तो सर लाइफ इज गुड। अगर ये IPO आपके लग जाता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दिवाली के पहले लाइफ इज गुड हो जाएगी। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है कहीं ना कहीं। अगर आप चाहे चेक भी करेंगे ना सर, अभी भी मार्केट में LG और सैमसंग, ये दोनों कोरियन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो टफ कंपटीशन देते हैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, GST के बाद फेस्टिव सीजन और ये जो H2 है, इसमें अच्छी डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसका बेनिफिशियरी भी LG बनेगा। तो डेफिनेटली आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन्स दोनों ही चीजों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।